जय हिंद, नमस्कार। मैं विकास आप सभी का स्वागत करता हूं विकास एकेडमी जीएस में। कैसे हैं साथियों? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी लोगों की पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही होगी। साथियों, आज यूपी टेट एसएसटी प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। उम्मीद करता हूं पिछली 2 क्लास आप लोगों ने देखा होगा। तो ऐसे ही आप लोग की तीसरी क्लास है, जो सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। तो चलिए सेशन में लास्ट तक बने रहिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और कमेंट करके जरूर बताया करिए आप लोगों ने कितना क्वेश्चन किया है। तो आज 30 प्रश्न है साथियों। तो चलिए इसको करिए और आप लोग जवाब दीजिए इसका क्या आंसर होगा। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आप लोग जवाब दीजिए इसका आंसर क्या होगा। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय, विलियम्स जोन्स, वारेन हेस्टिंग्स या लॉर्ड मैकाले? तो ध्यान दीजिएगा साथियों, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना विलियम्स जोन्स के द्वारा की गई थी। इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। राजा राम मोहन के राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी और इनकी एक फेमस आपकी पत्रिका है जिसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। पत्रिका आपके कई बार एग्जाम में आया है। पत्रिका पूछा जाए राजा राम मोहन का तो संवाद कौमुदी है, इसे आप लोग याद रखेंगे। संवाद कौमुदी कई बार आपके एग्जाम में आया हुआ है। तो आप लोग का फर्स्ट का बी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए इसके बारे में। आज थोड़ा सा जो पीपीटी बनी है इसमें थोड़ी सी त्रुटियां हो गई हैं, फिर भी कोई बात नहीं, क्योंकि क्वेश्चन और ऑप्शन दोबारा आ गया है। लेकिन हमें सिर्फ व्याख्या पे फोकस करना है। 1784 में कोलकाता में प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति के अध्ययन के लिए इसकी स्थापना की गई थी, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की, जिसकी स्थापना विलियम्स जोन्स ने किया था। सर विलियम्स जोन्स को 28 भाषाओं का ज्ञान था, यह भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए और आप लोग इसका जवाब करिए। पॉलिटी से क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? आर्टिकल 17 किससे संबंधित है? शिक्षा का अधिकार, अस्पृश्यता का अंत, उपाधियों का अंत या प्रेस की स्वतंत्रता? बताइए आर्टिकल 17 किससे संबंधित है? आप लोग इसका क्या जवाब करेंगे? तो ध्यान दीजिएगा साथियों, शिक्षा के अधिकार की बात की जाए तो आर्टिकल 21A में आता है, जो 86वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। और अस्पृश्यता का अंत आर्टिकल 17 में आता है। और उपाधियों का अंत की बात की जाएगी साथियों तो आर्टिकल 18 में आता है, इसे आप लोग ध्यान देंगे। और प्रेस की स्वतंत्रता साथियों आर्टिकल 19 के अंतर्गत ये भी आएगा। तो ध्यान दीजिए क्या इसका आंसर होगा। तो आपका बी आपका सही हो जाएगा। तो सेकंड का आपका बी इज द राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। यह मौलिक अधिकार किसी भी रूप में छुआछूत के व्यवहार को प्रतिबंधित और दंडनीय बनाता है। आर्टिकल 17 यह उन दुर्लभ अनुच्छेद में से जो राज्य के साथ साथ निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी लागू होता है। आप लोग इसे याद रखेंगे। चलिए थर्ड क्वेश्चन को देखिए। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अमेजन, नील या गंगा या मिसिसिपी? बताइए, विश्व की पूछा जा रहा है। भारत का पूछा जाता तो आप लोग गंगा को कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर विश्व की सबसे लंबी नदी की बात की जाए तो ध्यान दीजिएगा साथियों, विश्व की सबसे लंबी नदी आपकी नील नदी है, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो थर्ड का आपका बी इज द राइट आंसर हो जाएगी। भारत की बात की जाए साथियों तो आप लोग गंगा करेंगे, यह भी आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए इसके बारे में। नील नदी अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। बात किया जाए कहाँ बहती है नील नदी तो ध्यान दीजिएगा ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में बहती है और इसकी लंबाई लगभग 6650 किलोमीटर है। इसकी लंबाई 6650 किलोमीटर है। यह मिस्र की नील नदी को वरदान कहा जाता है। मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है। रोचक तथ्य में देखिएगा, इजिप्ट को नील नदी का वरदान कहा जाता है और अफ्रीका महाद्वीप में यह नील नदी बहती है, इसे आप लोग याद रखेंगे। फोर्थ क्वेश्चन को देखिए, आप लोग इसका जवाब दीजिए। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल, असम, उत्तराखंड या मध्य प्रदेश? तो ध्यान दीजिएगा साथियों, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपका असम में स्थित है। और क्यों फेमस है तो एक सींग वाले गैंडे के लिए, एक सींग वाले गैंडे के लिए काजीरंगा आपका फेमस है, जो आपका असम राज्य में स्थित है। इसके बारे में देखिएगा, यह राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है, जो मैंने आपको बताया। और काजीरंगा को यूनेस्को की विश्व धरोहर में सूची में भी शामिल किया गया है। यह रोचक तथ्य में आप लोग ध्यान दीजिएगा, काजीरंगा को यूनेस्को के विश्व धरोहर में भी शामिल किया गया है। तो आपका फोर्थ का बी आपका करेक्ट हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए।
5 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए और आप लोग जवाब करिए। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? मेगास्थनीज, चाणक्य, कालिदास या विशाखदत्त? बताइए अर्थशास्त्र नामक पुस्तक। तो ध्यान दीजिएगा, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक चाणक्य कौटिल्य के कौटिल्य के द्वारा लिखी गई है। अर्थशास्त्र जो पुस्तक है आपका चाणक्य कौटिल्य के द्वारा लिखी गई है। मेगास्थनीज की बात की जाए साथियों तो मेगास्थनीज के द्वारा इंडिका लिखी गई है, इससे भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। इंडिका की बात की जाए तो मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई है। कालिदास के द्वारा बहुत सारी बुकें लिखी गई हैं, जैसे अभिज्ञान शकुंतलम देख लीजिए, तो भी कालिदास के द्वारा लिखी गई है। तो आपका 5 का बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अर्थशास्त्र में क्या है देख लीजिए। यद्यपि इसका नाम अर्थशास्त्र है, लेकिन यह मुख्य रूप से राजनीति और प्रशासन पर आधारित पुस्तक है। नाम से तो ऐसा प्रतीत होता है साथियों कि अर्थशास्त्र नाम है, कि इसमें अर्थशास्त्र के बारे में बताया गया होगा, इकोनॉमिक्स के बारे में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इसमें राजनीति और प्रशासन पर यह आधारित बुक है। चाणक्य को भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है, यह आप लोग ध्यान देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन को देखिए और आप लोग जवाब करिए। भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? जो भारत का स्टैंडर्ड टाइम है कहाँ से लिया गया? इलाहाबाद से, दिल्ली से, मुंबई से या चेन्नई से? तो ध्यान दीजिएगा, जो भारत का मानक समय है, स्टैंडर्ड टाइम है, यह इलाहाबाद के प्रयागराज नैनी से लिया गया है। तो आप लोग 6 का ये आपका करेक्ट हो जाएगा, इसे आप लोग ध्यान देंगे। देख लीजिए इसके बारे में, इसकी व्याख्या थोड़ी सी देख लीजिएगा। 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक समय माना गया है। 82.5 अंश देखिए, यही है आपका 82.5 अंश, इसे आप देख सकते हैं। यही आपका देशांतर है, ठीक है, यही आपका, इसी को देशांतर बोलते हैं। जो आपका उत्तर से दक्षिण में जो रेखाएं रहती हैं उसे हम लोग देशांतर बोलते हैं, और जो आपका पूरब से पश्चिम होती हैं साथियों उसे हम लोग अंशांश बोलते हैं। यदि ऐसे रेखा जाएगी इसे हम लोग अक्षांश बोलेंगे, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिए 82.5 अंश पूर्वी देशांतर को भारत का मानक समय माना गया है, और यह रेखा भारत के 5 राज्यों से जाती है, यूपी से, एमपी से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। देख सकते हैं साथियों, ये आपका यूपी एमपी में आ रही है, एमपी से फिर छत्तीसगढ़ में आ रही है, फिर आपका उड़ीसा में आ रही है, फिर आपका आंध्र प्रदेश का हल्का सा बॉर्डर टच करते हुए निकल जा रही है। तो कर्क रेखा पूछा जाएगा तो 8 राज्य करेंगे, और आपका मानक समय रेखा पूछा जाएगा तो आप लोग 5 राज्य करेंगे, इसे आप लोग ध्यान देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन का जवाब करिए। हर्षचरित के लेखक कौन है? बाणभट्ट, हर्षवर्धन, कल्लड़ या फायान? बताइए हर्षचरित के लेखक कौन है? तो ध्यान दीजिएगा साथियों, हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट हैं। तो 7 का आपका ए आपका सही हो जाएगा। कल्हड़ की बात की जाए साथियों तो राजतरंगिणी, जो राजतरंगिणी बुक है वो कल्हड़ के द्वारा लिखी गई है, जिसमें जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया गया है। तो 7 का आपका ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसके बारे में, बाणभट्ट जो थे राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। हर्षवर्धन संस्कृत भाषा में किसी भारतीय शासक की पहली जीवनी मानी जाती है। हर्षचरित जो है साथियों संस्कृत भाषा में किसी भारतीय शासक की पहली जीवनी मानी जाती है, इसे भी आप लोग ध्यान देंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? शुक्र हो गया, मंगल हो गया, पृथ्वी हो गया या शनि हो गया? किस ग्रह को नीला ग्रह, ब्लू प्लैनेट कहा जाता है? आप लोग इसका जवाब दीजिए। लाल ग्रह कहा जाता है तो आप लोग मंगल को करते हैं, लेकिन यहाँ पर ब्लू प्लैनेट की बात की जा रही है तो ब्लू प्लैनेट साथियों आपका पृथ्वी को कहा जाता है। तो 8 का आपका सी आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसके बारे में क्यों कहा जाता है समझिएगा। पृथ्वी की सतह के लगभग 71% भाग आपका जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला कहते हैं, इसे नीला ग्रह कहते हैं। फिर ध्यान से सुनिएगा, पृथ्वी की सतह के लगभग 71% भाग पर जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह कहा जाता है। और अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी वास्तव में एक चमकते हुए नीले गोले जैसी भी दिखती है, इसे आप लोग ध्यान देंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। साथियों ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन हैं, ऐसा नहीं है कोई ऐसा वैसा क्वेश्चन है। बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1757, 1764, 1526 या 1857? तो बताइए बक्सर के युद्ध की बात की जाए साथियों तो बक्सर का युद्ध आपका 1764 ईस्वी में लड़ा गया था, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। 1764 ईस्वी में आपका बक्सर का युद्ध
लड़ा गया था। 1857 की क्रांति तो आप सभी लोगों को फेमस होगा, जो भारत की स्वतंत्रता का आंदोलन सबसे पहला जो स्टार्ट हुआ है आपका 1857 की क्रांति को ही कहा जाता है। लेकिन यहाँ बक्सर के युद्ध की बात की जाए तो 1764 ईस्वी हो जाएगा। तो 9 का आपका बी आपका करेक्ट हो जाएगा। यह युद्ध साथियों अंग्रेज और संयुक्त भारतीय सेना मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ था, जिसमें जीत आपका अंग्रेजों का हुआ था। इस युद्ध ने भारत में अंग्रेजों की सत्ता को पूरी तरह से मजबूत कर दिया, क्योंकि यहाँ पर साथियों बक्सर के युद्ध में क्या हुआ कि यहाँ पे जो भी शासक थे मीर कासिम, शुजाउद्दौला, शाह आलम की बुरी तरह पराजित हुए और यहीं से आपका अंग्रेजों का शासन स्टार्ट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन को देखिए और आप लोग जवाब करिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता का वर्णन किया गया है? बताइए। अनुच्छेद 40, 44, 48 या 50। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की जा रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का वर्णन कहाँ पर है? तो ध्यान दीजिएगा, डीपीएसपी जो आर्टिकल 36 से लेकर के 51 के बीच आता है, आर्टिकल 36 से लेकर के 51 के बीच आता है, जो कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया है। इसे भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर बात किया जा रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड की, तो आर्टिकल 44 के बीच आता है। आर्टिकल 44 के बीच में आपका आएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड। और आर्टिकल 40 की बात की जाए तो ग्राम पंचायत की गठन की बात की गई है, इसे भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। और न्यायपालिका से और कार्यपालिका का पृथक्करण आर्टिकल 50 में किया गया है। यह भी आप लोग याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो 10 का आपका बी आपका सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में देख लीजिए थोड़ा सा। यह राज्य पूरे देश में सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने का निर्देश देता है। यह राज्य को पूरे देश में सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने का निर्देश देता है। और ध्यान दीजिएगा, यह लागू करने वाला एकमात्र राज्य है आपका जहां यूसीसी पहले से लागू था, तो ध्यान दीजिएगा गोवा है। गोवा भारत का एकमात्र राज्य है जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड पहले से लागू है, जो आर्टिकल 44 के अंतर्गत आता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? बताइए। 5 नंबर, 6 नंबर, 7 या 3rd या 2nd? बताइए कौन सा स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान? तो ध्यान दीजिएगा साथियों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की बात की जाए विश्व में तो 7वां स्थान है। इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। एक एक करके आइए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इसके बारे में। पहले नंबर पे आपका रूस आएगा, फिर कनाडा आएगा, फिर चीन आएगा, फिर अमेरिका, फिर ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। तो पहला आपका रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा चीन, चौथा अमेरिका, 5वां ब्राजील, 6वां ऑस्ट्रेलिया, फिर उसके बाद आपका भारत आ जाता है। इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो 7वें नंबर पर आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका भारत आएगा। भारत के पास विश्व की कुल भूमि का मात्र 2.5% हिस्सा है, लेकिन यह विश्व की लगभग 18% जनसंख्या यहाँ पर रहती है। जनसंख्या की साथियों बात की जाए तो विश्व की लगभग 18% जनसंख्या सिर्फ भारत में रहती है और लगभग 2.5% हिस्सा भूमि का भारत के पास है, कुल भूमि का। इसे भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। और पहले नंबर पे बात की जाएगी तो रूस आएगा, और दूसरे नंबर पे बात की जाएगी तो कनाडा, और तीसरे नंबर पर चीन, चौथे नंबर पर अमेरिका, 5वें नंबर पर ब्राजील और 6वें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पर भारत। इसे आप लोग याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। जनगण मन को राष्ट्रीय गान के रूप में कब अपनाया गया? बताइए। जनगण मन को राष्ट्रीय गान के रूप में कब अपनाया गया? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 या 22 जुलाई 1947? 12th नंबर क्वेश्चन का आंसर करिए आप लोग। 26 जनवरी 1950 को साथियों क्या होता? संविधान आपका पूर्णतः लागू हो गया था। पूर्णतः आपका लागू हो गया था संविधान। इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। लेकिन जनगण मन को अपनाने की बात की जाए साथियों तो 24 जनवरी 1950 को इसे अपनाया गया। इसे आप लोग ध्यान देंगे। तो 12th का आपका सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 24 जनवरी 1950 को जनगण मन को अपनाया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित इस गान को संविधान सभा ने अपनी अंतिम बैठक में अपनाया था। इसे आप लोग ध्यान देंगे। राष्ट्रगान को गाने का निर्धारित समय 52 सेकंड होता है। इसे ध्यान दीजिए। जो राष्ट्रगान होता है साथी, इसे 52 सेकंड में कंप्लीट करना होता है। इसका यह टाइम होता है। इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। 30 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए और आप लोग इसका आंसर करिए। भाखड़ा नांगल बांध
किस नदी पर बना है? सतलज, हीराकुंड, महानदी या चिनाब? भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना है? 30 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। हीराकुंड बांध, अगर हीराकुंड बांध की बात की जाए साथियों, कहाँ पर बना है? यदि ये हीराकुंड बांध की बात की जाए तो यह महानदी पर बना है। इसे भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, यह महानदी पर बना है। और महानदी कहाँ पर है? तो उड़ीसा में। इसे भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। हीराकुंड बांध कहाँ पर? तो महानदी नदी पर। और स्टेट की बात की जाए तो उड़ीसा करेंगे आप लोग। लेकिन भाखड़ा नांगल बांध आपका सतलज नदी पर बना है। तो 13 का आपका ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। यह हिमाचल प्रदेश और पंजाब की सीमा पर स्थित है और भारत का एक प्रमुख बहुउद्देशीय बांध है। इसे ध्यान दीजिएगा, यह विश्व के सबसे ऊंची गुरुत्व बांधों में से एक है। ग्रेविटी डैम्स की बात की जाए तो विश्व का सबसे ऊंचा है आपका भाखड़ा नांगल बांध। इसे आप लोग याद रखिएगा, ये कई बार आपके एग्जाम में यह पूछा गया है, आप लोग ध्यान देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। प्रथम बौद्ध संगति कहाँ आयोजित की गई थी? प्रथम बौद्ध संगति कहाँ पर आयोजित की गई थी? बात किया जाए साथियों बौद्ध संगति को, तो 4 बौद्ध संगतियां हुई थी। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पूछा जा रहा प्रथम कहाँ पर हुआ था, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग साथियों, प्रथम आपका राजगृह में हुआ था। इसे ध्यान दीजिएगा। कब हुआ था? तो 483 ईसा पूर्व में हुआ था। पहला आपका 483 में होगा। फिर सुनिएगा, दूसरा की बात की जाए तो 383 बीसी में होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। फिर तीसरा बात किया जाए साथियों तो आपका 250 बीसी में होगा। फिर आपका चौथा का बात की जाए तो प्रथम शताब्दी या 78 ईस्वी में होता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। पहला कहाँ हुआ? राजगृह में होता है। और चौथा बात किया जाए साथियों कुंडल वन में होता है। इसे भी आप लोग ध्यान देंगे। तो 14 का आपका बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, देख लीजिए इसके बारे में। बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद अजातशत्रु के शासन काल में यह आयोजित हुआ था आपका प्रथम बौद्ध संगति राजगृह में। इस संगति में बुद्ध की शिक्षाओं को सुत्त पिटक और बिना पिटक में विभाजित किया गया। जो बुद्ध के द्वारा शिक्षाएं दी गई थी उसे 2 भागों में बांटा गया। पहले को सुत्त पिटक बोला गया और दूसरे को साथियों बिना पिटक बोला गया, जिसे 2 भागों में विभाजित किया गया था। इसे आप लोग याद रखिएगा कि सुत्त पिटक बिना पिटक क्या होता है। आप समझ सकते हैं कि इसमें बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। भारत में श्वेत क्रांति व्हाइट रेवोल्यूशन का जनक किसे कहा जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन, डॉक्टर वर्गीज कुरियन, हीरालाल चौधरी या बाबा आमटे? तो एम.एस. स्वामीनाथन को साथियों हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर श्वेत क्रांति व्हाइट रेवोल्यूशन की बात की जाए तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन हो जाएगा। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को साथियों आपका श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। इन्हें हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। तो 15 का आपका बी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। ऑपरेशन फ्लड के जरिए भारत को दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बनाया डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने। कुरियन को मिल्क मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, आप लोग याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। वायु दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? वायु दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? थर्मामीटर, बैरोमीटर, सिस्मोग्राफ या लैक्टोमीटर? बताइए आपका 16 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा। तो वायु दाब मापने के लिए साथियों बैरोमीटर की इस्तेमाल किया जाता है। इसे आप लोग ध्यान देंगे। सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता नापी जाती है साथियों, यह भी आप लोग याद रखिएगा। सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता नापी जाती है, आप लोग ध्यान देंगे। तो 16 का आपका बी आपका करेक्ट हो जाएगा। बैरोमीटर में देखिए क्या होता है। बैरोमीटर में अचानक गिरावट से तूफान आने का संकेत देता है, इसे आप ध्यान दीजिएगा। और बैरोमीटर का आविष्कार की बात की जाए तो इवेंजेलिस्टा टॉर्सली ने किया था। इसके आविष्कार की बात की जाए तो इवेंजेलिस्टा टॉर्सली के द्वारा ये आविष्कार किया गया बैरोमीटर का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आइए 17 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए और आप लोग जवाब करिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919, 10 अप्रैल 1917, 15 अगस्त 1919, 26 जनवरी 1920। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात की जाए साथियों, यह दिन कैसे किसी भारतीय को भूलेगा जिसमें निहत्थे भारतीयों पर गोली चलवा दिया था जनरल डायर ने। तो आपका 13 अप्रैल 1919 को यह आपका जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। इसे आप लोग ध्यान देंगे।
कहाँ पर हुआ था तो इसके बारे में देखिए। पंजाब के अमृतसर में जनरल डायर ने निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलवा दी थी, जिसमें लगभग 1000 भारतीय शहीद हो गए थे। इस घटना के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि आपकी वापस कर दी। ठीक है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। और इसी सब घटना की वजह से आगे चल के गांधी जी के द्वारा 1920 में साथियों असहयोग आंदोलन भी स्टार्ट किया जाता है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। 18 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए और जवाब दीजिए। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष, 6 वर्ष, 2 वर्ष या अस्थायी? तो ध्यान दीजिएगा साथियों, राज्यसभा के कार्यकाल की बात की जाए तो इनके कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। इनके 2/3 सदस्य आपके हर 2 साल पे सेवानिवृत्त हो जाते हैं। आगे लोकसभा के कार्यकाल की बात की जाएगी तो 5 वर्ष होता है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। लोकसभा के कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, आप लोग ध्यान देंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। राज्यसभा की बात की जाए साथियों तो यह एक अस्थायी सदन है, इसे आप लोग ध्यान देंगे। राज्यसभा आपका एक प्रकार का अस्थायी सदन है, इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता। इसमें 1/3 सदस्य आपके हर 2 साल में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए आपकी न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए और लोकसभा सदस्य बनने के लिए आपको न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए और राष्ट्रपति बनने के लिए आपको न्यूनतम आयु 35 वर्ष चाहिए और मतदान करने के लिए साथियों आपकी उम्र 18 वर्ष चाहिए, इससे भी ध्यान दीजिएगा। और पंचायत चुनाव लड़ने के लिए आपको 21 वर्ष चाहिए। ये सारे उम्र मैंने एक बार आपको बता दिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। सती प्रथा का अंत किसके प्रयासों से हुआ था? इसका आप लोग जवाब दीजिए। सती प्रथा का अंत किसके प्रयासों से हुआ? लॉर्ड कर्जन, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर या दयानंद सरस्वती? तो सती प्रथा का अंत साथियों राजा राम मोहन राय के प्रयासों से हुआ था, इसे आप लोग याद रखेंगे। दयानंद सरस्वती की बात की जाए तो इन्होंने नारा दिया था वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो का जो नारा है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा ही दिया गया था, इसे आप लोग याद रखेंगे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर विधवा पुनर्विवाह के लिए इन्हें जाना जाता है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। लेकिन सती प्रथा के लिए राजा राम मोहन राय आपका सही हो जाएगा। इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का जनक भी कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक भी कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। देख लीजिए 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने कानून बनाकर सती प्रथा को अवैध घोषित किया था। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक भी कहा जाता है, जो मैंने आपको बता दिया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। 20 नंबर क्वेश्चन को देखिए और जवाब करिए। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 6, 7, 8 या 9? तो ध्यान दीजिएगा साथियों, कर्क रेखा आपके भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। मैंने कई बार ये क्वेश्चन कराया है, आपको कई बार बताया भी है, उम्मीद करता हूँ आप लोग भूले नहीं होंगे। मैं आपको बता रखा हूँ कि साथियों ये आपका पृथ्वी होता है, ये आपकी पृथ्वी होती है। ये आपका जो लाइन जाती है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो 0 डिग्री बोलते हैं। मैंने कई बार आपको बताया जो लाइन जाती है इसे 0 डिग्री बोला जाता है। जो आपकी क्या होती है इसे इक्वेटर लाइन बोलते हैं, इक्वेटर लाइन या भूमध्य रेखा बोलते हैं। इसके ऊपर जो 23.5 अंश जाएगी इसे हम लोग कर्क बोलेंगे, कर्क रेखा बोलेंगे। इसके नीचे जो जाएगी इसको क्या बोलते हैं? मकर रेखा, मकर। साथ ही ऊपर का नॉर्थ पोल होता है, नीचे वाला आपका साउथ पोल होता है। तो उत्तरी जो 23.5 अंश ऊपर उत्तरी रहेगा तो क्या हो जाएगा? कर्क रेखा, और 23.5 अंश दक्षिणी रहेगा तो साथियों मकर रेखा हो जाएगा, इसे आप लोग ध्यान देंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 8 आपका सही हो जाएगा। आइए इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए, कौन कौन से राज्य आपके भारत की कर्क रेखा से गुजरते हैं। तो ध्यान दीजिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम आपके कर्क रेखा से होकर के गुजरते हैं। और ध्यान दीजिए, कर्क रेखा जो भारत के लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांटने का काम करती है। कर्क रेखा आपको उत्तर से दक्षिण में भारत को बांटने का भी काम करती है, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। कर्क रेखा जो है माही नदी को 2 बार काटती है, यह भी ध्यान दीजिएगा। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है तो माही नदी को 2 बार काटती है आपका कर्क रेखा, इसे आप लोग याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए।
कादम्बरी किसकी प्रसिद्ध रचना है? कादम्बरी किसकी प्रसिद्ध रचना है? कालिदास, बाणभट्ट, भवभूति या भारवी? बताइए 21 नंबर क्वेश्चन का। तो कादम्बरी आपका बाणभट्ट की प्रसिद्ध रचना है, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो 21 का आपका बी आपका सही हो जाएगा। यह दुनिया का सबसे पुराना उपन्यास माना जाता है। बाणभट्ट की मृत्यु के बाद उनके पुत्र ने इस पुस्तक को पूरा किया था, यह भी आप लोग ध्यान देंगे। आइए देखिए, यह क्वेश्चन लगता है, कोई बात नहीं है, ये लग रहा है टिक हो गया, इसका आंसर भी कोई दिक्कत नहीं। विश्व का सबसे छोटा देश क्षेत्रफल में कौन सा है? मोनाको, वेटिकन सिटी, मालदीव या भूटान? तो देखिए इसका आंसर पहले से टिक हो गया, कोई बात नहीं। विश्व का सबसे छोटा देश आपका वेटिकन सिटी होता है, ये आप लोग याद रखिएगा। यह इटली के रोम शहर के भीतर स्थित एक स्वतंत्र देश है। इटली के रोम के शहर के भीतर स्थित एक आपका स्वतंत्र देश है आपका वेटिकन सिटी। यहाँ की कुल जनसंख्या मात्र 800 से 1000 के बीच है। इतना तो हम लोग के गांव में जनसंख्या होती है साथियों, इससे ज्यादा ही होती है। यहाँ कुल जनसंख्या मात्र 800 से 1000 के बीच है, इसे आप लोग याद रखेंगे। आइए 23 नंबर क्वेश्चन को देखिए और जवाब करिए क्या इसका आंसर होगा। इसका क्या आप लोग जवाब करेंगे? देखिए, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सत्यानंद सिन्हा, बी.एन. राव या डॉक्टर अंबेडकर? तो ध्यान दीजिएगा साथियों, 9 दिसंबर 1946 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। तो इस प्रकार बी आपका आंसर सही हो जाएगा। लेकिन 11 दिसंबर की बात की जाए, द्वितीय बैठक जब होता है 11 दिसंबर 1946 को आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट आपका प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। प्रथम बैठक आपका इसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा करते हैं, जो अस्थायी अध्यक्ष बनते हैं। लेकिन जब द्वितीय बैठक होती है साथियों, कि इसी दिन 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट आपका प्रेसिडेंट बना दिया जाता है संविधान सभा का। और डॉक्टर अंबेडकर की बात की जाए साथियों, तो इन्हें संविधान का जनक कहा जाता है, या प्रारूप समिति के ये अध्यक्ष भी थे। और बी.एन. राव एक संविधान सलाहकार भी थे, इसे भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। संवैधानिक सलाहकार थे आपके बी.एन. राव, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। 9 दिसंबर 1946 की पहली बैठक में उन्होंने सबसे बुजुर्ग सदस्य होने के कारण चुना गया था आपको डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। 2 दिन बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी चुना गया, अस्थायी अध्यक्ष आपका चुना गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1980, 1982, 1990 या 1975? नाबार्ड की स्थापना कब किया गया? तो ध्यान दीजिएगा साथियों, नाबार्ड की स्थापना 1982 में किया गया था, इसे आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, कृषि और ग्रामीण विकास के लिए भारत का एक शीर्ष बैंक है। यह कृषि और ग्रामीण विकास के लिए भारत का शीर्ष बैंक है। शिवरामन समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी। कमेटी का नाम याद रखिएगा कि शिवरामन समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी। और यह कृषि और ग्रामीण विकास के लिए भारत का एक शीर्ष बैंक है, जिसकी स्थापना आपका 1982 में होता है, आप लोग याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? नेपच्यून होगा, यूरेनस होगा, शनि होगा या पृथ्वी होगा? 25 नंबर क्वेश्चन का क्या आप लोग आंसर करेंगे? सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो ध्यान दीजिएगा साथियों, सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह आपका यूरेनस या अरुण हो जाएगा, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो 25 का आपका बी इज द राइट आंसर होगा। नेपच्यून सूर्य से अधिक दूर है। नेपच्यून आपका सूर्य से अधिक दूर है, लेकिन यूरेनस का वायुमंडल सौरमंडल में सबसे ठंडा दर्ज किया गया है, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि अपनी धुरी पर बहुत अधिक झुका हुआ है। याद रखिएगा, यूरेनस या अरुण को इसे लेटा हुआ भी ग्रह कहा जाता है, याद रखेंगे आप लोग, क्योंकि अपनी धुरी पर बहुत अधिक झुका हुआ है। आइए 26 नंबर क्वेश्चन को देखिए। प्रसिद्ध लोथल बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? साथ ही लोथल बंदरगाह की बात की जाए तो हड़प्पा सिविलाइजेशन से संबंधित था। यह कहाँ पर स्थित है? पंजाब में, राजस्थान में, गुजरात में या हरियाणा में? 26 नंबर क्वेश्चन का आप लोग क्या जवाब देंगे? तो ध्यान दीजिएगा, आप लोग गुजरात में यह स्थित है, इसे आप लोग याद रखेंगे। लोथल बंदरगाह साथियों आपका गुजरात राज्य में स्थित है।
आइए इसके बारे में देखिए। यह सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख पतन था। लोथल दुनिया का पहला मानव निर्मित बंदरगाह भी माना जाता है। साथियों, लोथल दुनिया का पहला मानव निर्मित बंदरगाह भी माना जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। 27 नंबर क्वेश्चन का आप लोग क्या जवाब करेंगे? गरबा किस राज्य का लोक नृत्य है? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र या पंजाब? बताइए गरबा कहाँ पर होता है? तो ध्यान दीजिएगा साथियों, गरबा की बात की जाए तो यह गुजरात में नवरात्रि में होता है। इसे आप लोग ध्यान देंगे। तो 27 का आपका बी आपका सही हो जाएगा। यह मुख्य रूप से नवरात्रि के दौरान शक्ति की उपासना के लिए किया जाता है। मैंने आपको बताया कि नवरात्रि में होता है, शक्ति की उपासना के लिए किया जाता है। यूनेस्को ने इसे अपनी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। यह एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो विरासत यूनेस्को की विरासत में शामिल हो जाता है तो उससे एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो यूनेस्को ने अपने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में इसे शामिल किया है, गरबा को, जो गुजरात राज्य का है, जो नवरात्रि के समय पर होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या प्रधानमंत्री? तो ध्यान दीजिएगा, संयुक्त अधिवेशन क्यों बुलाया जाता है, और याद रखिएगा आर्टिकल 108 के अंतर्गत यह बुलाया जाता है। आर्टिकल 108 के अंतर्गत संयुक्त अधिवेशन होता है जब लोकसभा और राज्यसभा में किसी बिल पर विवाद उत्पन्न हो जाता है तो राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। बुलाने का काम साथियों राष्ट्रपति करेगा, लेकिन अध्यक्षता के काम आपका लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। इसे आप लोग याद रखेंगे। तो 28 का आपका सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। इसके बारे में देख लीजिए। संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन इसकी अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करते हैं। संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 के तहत बुलाया जाता है, जो मैंने आपको बता दिया है। आइए देखिए 29 नंबर क्वेश्चन को। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी, बेरी, स्कर्वी या रिकेट्स? तो रिकेट्स की बात की जाए तो विटामिन डी की कमी से होता है, और विटामिन सी की बात की जाए साथियों तो विटामिन सी की कमी से आपको क्या होगा? स्कर्वी रोग हो जाएगा। तो आपका यही आपका सही हो जाएगा। रतौंधी कहाँ से होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। और बेरी रोग कौन से विटामिन की कमी से होता है, और ये आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को करिए। थोड़ा सा स्कर्वी के बारे में देखिए। इसमें मसूड़ों से खून आने लगता है और घाव जल्दी नहीं भरते हैं जब आपको विटामिन सी की कमी हो जाती है। इसका क्या होगा? खट्टे फल जैसे आंवला विटामिन सी की प्रचुर मात्रा में मिलती है। खट्टे फल जैसे नींबू लीजिए, आंवला लीजिए, संतरा लीजिए, ये सब आपके विटामिन सी के आपके स्रोत होते हैं। इसे आप लोग ध्यान देंगे। तो 29 का सी आपका सही हो गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन थी? कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया है। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? राजा हरिश्चंद्र, आला मारा, शोले या मुगले आजम? तो बताइए क्या हो जाएगा? तो आला मारा जो थी भारत की पहली आपकी बोलती फिल्म थी। इसे आप लोग याद रखेंगे। 13 का आपका बी आपका करेक्ट हो जाएगा। राजा हरिश्चंद्र साथियों एक मूक फिल्म थी, एक मूक फिल्म थी। इसमें आवाज नहीं था, इसे आप लोग ध्यान देंगे। लेकिन बोलती हुई फिल्म की बात की जाए तो आलम आरा हो जाएगा। आइए इसके बारे में देखिए। 1931 में अर्देशीर ईरानी द्वारा निर्देशित यह भारत की पहली सवाक बोलती हुई फिल्म थी। और राजा हरिश्चंद्र 1913 भारत की पहली आपकी साइलेंट फिल्म थी। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। दोनों आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप लोग ध्यान देंगे। आइए आगे देखते हैं। तो साथियों ये आपका रहा 30 क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आप सभी क्वेश्चन समझे होंगे और क्वेश्चन को किए होंगे। तो एक बार मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा आप लोगों ने कितना क्वेश्चन सही किया है। चलिए फिर मुलाकात होगी आपके सेट नंबर 4 में। अच्छे से आप लोग तैयारी करिए, और कोई भी कुछ भी पूछना रहे तो आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और मेरे टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक लगा हुआ है। चलिए धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।